Hello everyone. In this lecture we will cover a topic representation of graphs in memory. तो अगर हम ग्राफ्स की बात करें, जैसा अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, अगर ग्राफ को हम मेमोरी में स्टोर कराना चाहते हैं, उसको रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं. वन इज सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड अनदर वन इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन. सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली हमारे पास एरे होता है. वी represent the entire graph with the help of a matrix actually. So matrix is a 2D array. और लिंक रिप्रेजेंटेशन के केस में हम लिंक लिस्ट की मदद से अपने ग्राफ को मेमोरी में स्टोर करा सकते हैं. बेसिकली वहां पे हमें दो लिंक लिस्ट का यूज करना होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मेथड्स वन बाय वन. सो वी विल स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स. लेट अस अज्यूम वी हैव अ ग्राफ विद n नंबर ऑफ नोड्स. मान लीजिए ग्राफ है G और इसके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं. अब हमें इसको सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स. लेट्स से ये जो n नोड्स हैं दैट आर v1 v2 अप टिल vn. तो सबसे पहले हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा. Let's say the matrix is A, which is represented by like this Aij. तो Aij जो है वो मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो मैट्रिक्स बनता है ये एक बूलियन मैट्रिक्स होता है. दैट मींस इसके अंदर या तो 0 की एंट्री होगी या 1 की एंट्री होगी. और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है. जो मैट्रिक्स बनेगा, जितनी हमारी नोड्स हैं वही उसका ऑर्डर होगा. दैट विल बी n क्रॉस n मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स की स्पेशलिटी ये होगी कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट Aij, तो Aij की एंट्री 1 तब होगी अगर Vi से Vj पर कोई पर्टिकुलर एज है. दैट मीन्स वी कैन से इफ Vi इज एडजेसेंट टू Vj एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 इफ देयर इज एन एज Vi, Vj. यानी अगर मेरे पास एक एज है Vi से Vj पर जाने वाली, तो हम उस लोकेशन पे 1 एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम वहां पे 0 लिख देंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स. छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं. मान लीजिए ये है मेरे पास एक ग्राफ A B C D और ये इसकी एजेस हमने यहां बना दी. तो इस ग्राफ के अंदर हमारी 4 नंबर ऑफ नोड्स हैं. तो लेट्स से जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा A, उसमें 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे. जो नोड्स का ऑर्डर है वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. मान लीजिए मैं इसका ऑर्डर ABCD लेकर के चल रहा हूं. लेट्स से मैं इस तरह से यहां ABCD मार्कआउट कर देता हूं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. नॉर्मली हम इसको लिखते नहीं है. तो अब मैं ये देखूंगा कि A से लेके B पर एक एज जा रही है. तो A से B पर एक एज जा रही है, तो यहां पर मेरी एंट्री आएगी 1. सिमिलरली B से C पर एक एज जा रही है, B से C पर एक एज जा रही है, तो यहां पे हमने लिख दिया 1. A से C पर भी एक एज जा रही है, A से C पर, सो यहां पे भी हमारा 1 आ गया. A से D पर एक एज है, A टू D, यहां पे 1 आ गया. और एक एज है D से C पे, तो D से C पे एक एज जा रही है 1. तो टोटल एजेस हो गई मेरी 1 2 3 4 5 और यहां पे नंबर ऑफ वंस भी हो गए 5. बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब हो जाएंगी 0. सॉरी 0 0 0 0. So this is how we basically create adjacency matrix. अभी हम एक और एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लेंगे. तो यहां हमने देखा कि किस तरह से आप एक डायरेक्टेड सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ को का एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं. सेम कॉन्सेप्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी फॉलो होता है. सेम कॉन्सेप्ट, बस उसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो आपका मैट्रिक्स बन के निकलेगा वो एक्चुअली सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जब डायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, मान लीजिए ये मेरा एक डायरेक्टेड ग्राफ होता, सॉरी अनडायरेक्टेड ग्राफ होता,
तो यहाँ पर कोई भी एज में डायरेक्शन नहीं है। अगर यहाँ ए और बी के बीच में एक एज है तो ये अज्यूम करा जाएगा कि आप ए से बी पर भी जा सकते हैं और बी से ए पर भी जा सकते हैं। तो देखा जाए तो एक सिंगल एज के कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 एंट्रीज। एक सिंगल एज हमारी 2 एंट्रीज का काम करेगी, ए से बी और बी से ए दोनों। तो अगर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा और आपको ये ए बी वाली एज रिप्रेजेंट करनी है तो आप ए टू बी पर भी 1 लिखेंगे और बी टू ए पर भी 1 लिखेंगे। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना चाहें। तो ये तो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से आप एक डायरेक्टेड ग्राफ को या अनडायरेक्टेड को भी आप किस तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल की मदद से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे सामने ये एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। पहला काम जो हमें करना है वो इसके लिए एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। जैसा भी हमने सीखा था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से और यहाँ पर हम इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। नोड्स की ऑर्डरिंग आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड डब्ल्यू, मान लीजिए हम ये लेकर के चल रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो सबसे पहले टेम्पररी हम यहाँ पे नोड्स के नाम लिख देते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। एक्स टू एक्स कोई एज नहीं है, 0। एक्स टू वाई, एक्स से वाई के लिए देयर इज नो एज। एक्स टू जेड, एक्स से जेड के लिए भी कोई एज नहीं है। एक्स टू डब्ल्यू, एक्स से डब्ल्यू, यहां पे एक एज आपको मिल रही है। तो ये एंट्री जो हो गई वो नोड x के लिए हमने बनाई। अब y की बात करते हैं। y टू x, y टू x, yes, there is one edge. y to y, there is no edge. y to z, there is one edge, and y to w, again there is one edge. Right? अब बात करते हैं z की। z से x के लिए एक एज है, z से y के लिए there is no edge, z से z के लिए no edge, z से w के लिए there is an edge. फाइनली बात करते हैं w की। w से x, w to x there is no edge, w to y there is no edge, w to z there is one edge, and w to w there is no edge. तो ये जो हमने क्रिएट करा वो इस डायरेक्टेड ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बना लिया है। अब यहाँ पर एक प्रोपोजिशन, एक प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूं। ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है एक्चुअल में ये आपको बताता है कि कौन सी नोड से कौन सी नोड तक के लिए आपके पास एज है। ठीक है, बेसिकली दिस इज द काउंट ऑफ एजेस, कि कितनी एज है आपके पास। कि जैसे मैंने कहा y से लेके x के लिए हमारे पास देयर इज वन सिंगल एज। इसी चीज को अगर हम अब जनरलाइज कर दें, जनरलाइज करने का मतलब ये है, सपोज वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग a स्क्वायर, a क्यूब, a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। यानी अगर हमारे सामने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है तो हम ये देखेंगे कि उसमें टोटल कितनी नोड्स हैं। जैसे 4x4 का तो ऑब्वियसली ग्राफ में 4 नोड्स थी, तो हम चाहें तो इसे a then a स्क्वायर, a टू द पावर 3 अप टिल a टू द पावर 4 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने से बेनिफिट क्या होगा पहले ये समझ लेते हैं। तो लेट्स से इसको हम एक जनरल टर्म दे देते हैं a टू द पावर k तक का। तो अगर मान लीजिए मैं a टू द पावर k की बात कर रहा हूं, लेट्स से मैंने कह दिया a k i j, मान लीजिए ये है। सपोज a k i j जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी ith jth एंट्री फॉर a टू द पावर k। कहने का मतलब कि अगर a1 i j होगा तो वो मुझे बताएगा नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 1। a1 i j हमें बताएगा नंबर ऑफ पाथ्स जिसकी पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, पाथ लेंथ शुड बी 1। सिमिलरली a2 i j बताएगा हमें नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 2। सिमिलरली a3 i j बताएगा
नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ 3। ये इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। यानी जैसे जैसे आप उसको फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी इसकी पावर्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कि अगर मान लीजिए आप a⁻3 कैलकुलेट करा, तो उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज होंगी वो हमें बताएंगी कि ith नोड से jth नोड तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं जिनकी पाथ लेंथ 3 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास A312, मान लीजिए कि एंट्री है और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2। इसका मीनिंग ये होगा कि आपने कैलकुलेट करा होगा ऑब्वियसली a⁻3 का मतलब हुआ नाउ यू आर फोकसिंग ऑन पाथ लेंथ 3। यानी अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारे एंट्रीज जिसकी पाथ लेंथ 3 होगी। तो A312 यानी 1 से लेके 2 वाली नोड तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं जिसका पाथ लेंथ 3 होगा। अब इस चीज को प्रॉपर्ली समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यही गिवन डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा, इसी में हम a की पावर्स कैलकुलेट करते हैं, लाइक a² a³ a⁴, और फिर देखते हैं कि हमारी जो अभी हमने प्रोपोजिशन डिस्कस करी है क्या वो यहाँ पे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में ही हमने अभी एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाया था इस गिवन ग्राफ के लिए, और यहाँ हमने इसके पावर्स कैलकुलेट करके लिख लिए हैं, विच इज a² a³ एंड a⁴। इसको अब थोड़ा चेक करके देखते हैं कि इसकी एंट्रीज सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल a² जो होगा वो हमें वो सारी नंबर ऑफ पाथ्स बताएगा जिसकी पाथ लेंथ 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर 2 लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो पाथ लेंथ 2 की एंट्रीज बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम ये देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऑर्डर जो था हमारी नोड्स का वो था x y z w, तो x y यानी ये हुआ y और x y z w, दिस इज w, दैट मींस y से w पर जाने के 2 रास्ते हैं जिनका की पाथ लेंथ 2 होगा। चेक करते हैं y से w पे जाने के लिए, तो देखिए y से हम w पे जा सकते हैं। एक तो रास्ता था बिल्कुल डायरेक्ट जिसकी एंट्री यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है, हमें ढूंढना है पाथ लेंथ 2 वाला, y से x और x से w। एक रास्ता ये हो गया, पाथ लेंथ इसकी कितनी है 2। दूसरा रास्ता y से z और z से w, दैट मीन्स हमारे पास 2 पाथ आ गए जिनकी पाथ लेंथ 2 है। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, कि जैसे आप पावर्स कैलकुलेट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली पाथ लेंथ्स आपको, नंबर ऑफ पाथ्स विद द गिवन पाथ लेंथ आपको देना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंट्री है, सपोज यहाँ पे 3 है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि y से लेके w पर जाने के लिए 3 ऐसे पाथ होंगे जिनकी पाथ लेंथ 4 होगी। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए अगर हम एक और मैट्रिक्स बना ले, लेट्स से द मैट्रिक्स इज BR, और एक इसका जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला क्रिएट कर ले कि BR इज इक्वल्स टू a प्लस a² प्लस a³ अप टिल a⁻r, यानी a⁻r तक के हम मैट्रिक्स जितने भी थे एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इन सबका अगर टोटल निकाल लें तो ये जो BR होगा, ये जो B मैट्रिक्स होगा हमारा, ये हमें क्या देगा ये हमें बताएगा द टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ पाथ लेंथ r और लेस। यानी क्योंकि हमने पाथ लेंथ, आप इसको ऐसे समझे, a रिप्रेजेंट करेगा पाथ लेंथ 1, a² पाथ लेंथ 2, a³ पाथ लेंथ 3 एंड सो ऑन। तो अगर हमने सबको ऐड कर दिया तो इसका मतलब वो सारी एंट्रीज भी इसमें काउंट हो जाएंगी जिसकी पाथ लेंथ 1 है, जिसकी पाथ लेंथ 2 है, 3 है, 4 है, अप टू r। दैट मीन्स जो फाइनल B मैट्रिक्स हमारा बनके निकलेगा उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे नंबर ऑफ पाथ्स जिसके की पाथ लेंथ r या उससे कम होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के पाथ मैट्रिक्स भी बनाया जा सकता है। आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पाथ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो जैसे अभी हमने ये सारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करे थे और अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि मैट्रिक्स हम बना सकते हैं B जिसमें इन सबका टोटल लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, विच इज B4। B4 के अंदर इन चारों मैट्रिक्स का
टोटल है। सिंपल जो नॉर्मल मैट्रिक्स एडिशन का प्रिंसिपल होता है उसी के थ्रू हमने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करके लिख लिया। सो नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ मैट्रिक्स। तो बेसिकली पाथ मैट्रिक्स जो होता है वो आपका रीचेबिलिटी बताता है। वो ये बताता है कि vi से bj तक जाने के लिए कोई पाथ है या नहीं है, वो केवल इतना बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि कितने पाथ्स हैं, वो चीजें ये मैट्रिक्स बता सकता है विच इज बी मैट्रिक्स। तो पाथ मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से पाथ मैट्रिक्स इज P विच इज इक्वल टू Pij। तो Pij की एंट्री 1 कब होगी? Pij विल बी इक्वल्स टू 1 तब होगी जब vi से vj पर जाने के लिए कोई भी पाथ मौजूद होगा। यानी Pij is equals to 1 if there is a path from vi to vj, अदरवाइज इसमें हमारी एंट्री होगी 0। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम बात करें कि अगर हमने BR मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया है तो इसको देख करके हम डायरेक्टली पाथ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर ऑलरेडी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया भी था कि हम पावर्स कब तक कैलकुलेट करते हैं, जनरली जितनी नोड्स है हमारे पास। सपोज मेरे ग्राफ के अंदर 6 नोड्स हैं तो हम मैक्सिमम a⁻6 तक कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्योंकि हमने बी मैट्रिक्स बना रखा है विच इज B4, तो जहां पर भी आपका नॉन जीरो नंबर है वहां पे हम 1 लिख देंगे, जहां पर 0 है वहां पे 0 लिख देंगे। सो जो हमारा पाथ मैट्रिक्स बन के निकलेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस B4 मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर हमने ये पाथ मैट्रिक्स क्रिएट करा है। इसको देख करके हम, सॉरी यहाँ पे 0 ही आना था, ओके, इसको देख के हम यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि किसी भी नोड की रीचेबिलिटी कितनी है। अब जैसे कि ये ग्राफ हमारे सामने था और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग B4 और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग हमने पाथ मैट्रिक्स क्रिएट करा है। तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर हमारा वही है x y z w। तो अगर मैं कहूं x से x पे जाने के लिए रास्ता है तो यस देयर इज अ पाथ, x से x पे जाने के लिए, सिमिलरली y से x पे जाने के लिए एंड सो ऑन। अगर हम कहें कि x से y पे जाने के लिए, यानी x से लेके अगर हम y पे जाना चाहें तो कोई बात है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ सारी एंट्रीज 0 आ रही है। ये y के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है हमारा। तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो हमारी नोड है y, यहाँ पे कोई भी एज लाइक इंसर्ट नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही, कोई भी एज यहाँ पे एंड नहीं हो रही। सारी जो एजेस हैं वो यहाँ से स्टार्ट होकर के जा रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी करा था, इन डिग्री आउट डिग्री, राइट। दैट मीन्स इस नोड का इन डिग्री है 0। सो जिसकी इन डिग्री 0 है इट सिंपली मीन्स कि वो सोर्स नोड है। तो क्योंकि वो सोर्स है इस वजह से ये जो पूरा कॉलम है इसकी एंट्री में zeros आए हुए हैं। So this was the concept of how you can represent a graph sequentially with the help of adjacency matrix। यहाँ हमने इसके पाथ मैट्रिक्स को बनाने का तरीका, पावर्स कैलकुलेट करने का तरीका, वो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं विच इज द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। The second method of representation of graphs is the linked representation। इससे पहले कि हम लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन समझें, पहले हम जो अभी पहले का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, उसके कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपने ग्राफ को सीक्वेंशियली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन नोड्स का वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। उसका रीजन है क्योंकि है तो अल्टीमेटली वो एक मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी आप नोड इंसर्ट करते हैं, एक नई नोड इंसर्ट करते हैं, तो आपके मैट्रिक्स का साइज चेंज होगा, या कोई नोड डिलीट करते हैं तो भी आपको आपके मैट्रिक्स का साइज चेंज करना होगा, विच इज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। दूसरी चीज एक बात ये भी है कि अगर मान लीजिए आपकी जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो लगभग नंबर ऑफ नोड्स के आसपास है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n है अगर, तो जो आपका मैट्रिक्स बन के निकलेगा दैट विल बी अ स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ज्यादा एंट्रीज जीरोस की होती हैं। सो अगेन इट इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी। सो इन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम
लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ्स का, वो कंपैरेटिवली काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट भी होता है। इस चीज को करने के लिए हमें बेसिकली दो लिंक लिस्ट मेंटेन करके रखनी होती है, एक जिसको कहते हैं हम नोड लिस्ट और एक जिसको हम बोलते हैं एज लिस्ट। अभी हम इनकी बातें करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। यहाँ पे हम सारी जो नोड्स हैं वो लिख देते हैं। हमारे नोड्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे इसकी जो भी एडजेसेंसी लिस्ट है हम वो लिख देते हैं, यानी इसके नेबर्स। तो ए का नेबर कौन कौन है? ए का नेबर है बी, सी और डी। सो द नेबर्स ऑफ ए इज बी, सी एंड डी। बी का नेबर देखते हैं, बी का एक ही नेबर है विच इज सी। सी का कोई भी नेबर नहीं है क्योंकि इसमें सारी एजेस जो हैं आकर के एंड हो रही हैं, यानी कि इसकी आउट डिग्री इज 0, तो इसलिए इसका कोई भी नेबर कंसिडर नहीं करा जाएगा। डी के नेबर्स हो गए हमारे सी एंड ई, सी ई, और ई का नेबर हो गया हमारा सी। तो ये जो हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में सभी नोड्स की हमने एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली। इसको देख के हमारी लिस्ट बनाना काफी इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो चीजें यूज होंगी। वन इज नोन एज नोड लिस्ट। नोड लिस्ट वो लिस्ट होगी जो अपने अंदर ये सारी नोड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगी। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। देयर विल बी नोड, मतलब जो भी नोड का नाम आपको रखना है। देन वी हैव नेक्स्ट, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, एंड अनदर फील्ड, शॉर्ट में हमने उसको एडीजी लिख दिया है। दिस विल पॉइंट टू द एडजेसेंसी लिस्ट, यानी ये वाली जो फील्ड होगी इसके पास होगा एड्रेस एज लिस्ट का, जो भी इसके नेबर्स होंगे उसका एड्रेस, और नेक्स्ट के पास होगा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सिमिलरली जो दूसरी लिस्ट होगी जिसको हम बोलेंगे एज लिस्ट, इसके पास इसमें जो नोड्स होंगी उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। एक डेस्टिनेशन एंड लिंक। लिंक के पास ऑब्वियसली नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा, और डेस्टिनेशन का मतलब उस नोड का एड्रेस होगा जिसका कि वो नेबर होगा, राइट। जैसे ये जो एंट्री होगी एज लिस्ट सेपरेट बनेगी, तो एज लिस्ट में हम कुछ ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। जैसे ए ये है, तो ए की एज लिस्ट होगी जिसमें 3 नोड्स होंगी बी, सी एंड डी। तो जो बी होगा इसके लिए वो एक सेपरेट नोड क्रिएट नहीं करेगा, इंस्टेड वो इस बी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। ये किस तरह से होगा, हम एक पूरी लिस्ट बना करके देखते हैं पहले यहाँ पे कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा। सो दैट्स एक्चुअली वेरी इजी। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ को पूरी तरह से लिंक रिप्रेजेंटेशन इसका हमने यहाँ पे बना करके देखा है। इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई थी छोटी सी, जिसमें सारी नोड्स थी और एडजेसेंसी लिस्ट थी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, नोड लिस्ट क्रिएट करी। जैसा अभी हमने डिस्कस करा था कि नोड लिस्ट में 3 चीजें रखेंगे हम। एक तो अपनी नोड या जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरा होगा नेक्स्ट फील्ड जिसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। तीसरा होगा एडजेसेंसी लिस्ट जिसके पास एज लिस्ट का एड्रेस होगा। तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले 5 नोड्स बना ली, ए बी सी डी एंड ई। इन सबके ये नेक्स्ट फील्ड है, सेंटर वाला जो है वो नेक्स्ट फील्ड है। इसके पास अगली नोड का एड्रेस है, बी के नेक्स्ट के पास सी का एड्रेस है, एंड सो ऑन। ये जो थर्ड फील्ड है इसके पास एड्रेस होगा आपकी एज लिस्ट का, जो यहाँ साइड में सेपरेटली चल रही है। जैसा अभी हमने डिस्कस करा था, एज लिस्ट के पास हम 2 फील्ड्स रखेंगे, वन इज डेस्टिनेशन एंड अनदर वन इज लिंक। तो आप देख सकते हैं जैसे ए के नेबर्स थे बी, सी और डी, तो यहाँ पे ए की जो एज लिस्ट है उसमें 3 नोड्स आ गई। पहली नोड इसके ये किसको पॉइंट कर रही है, बी को, दूसरी वाली पॉइंट कर रही है सी को, और तीसरी वाली पॉइंट कर रही है डी को। हर एक के लिंक पार्ट में अगली नोड का एड्रेस सेव्ड है। इस तरह से हमने ए के जो नेबर्स थे या उसकी एज लिस्ट बनाई और सारी कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स में उनका एड्रेस असाइन कर दिया, जिसका यानी जिस भी नोड का एड्रेस होगा वो उसको पॉइंट आउट करेगी। ऑब्वियसली हम एक नई नोड तो क्रिएट नहीं करेंगे एज लिस्ट के लिए, इंस्टेड हम क्या करेंगे, बस उसी नोड का एड्रेस स्टोर कर लेंगे ताकि हमें ये पता रहे इनके नेबर्स कौन कौन से हैं। इन द सेम वे बी का नेबर था सी, तो देखिए बी के एडजेसेंसी लिस्ट में केवल एक नोड है और इसके पास एड्रेस है सी का। सी का कोई भी नेबर नहीं था, तो यहाँ पे we'll assign null।
डी के नेबर्स थे सी एन ई, तो डी के एज लिस्ट में 2 एंट्रीज आ गई, एक के पास एड्रेस है सी का और दूसरे के पास एड्रेस है ई का। सिमिलरली ई का नेबर है सी, तो ई की एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ एक नोड है जिसके पास एड्रेस है सी का। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ ग्राफ थ्रू अ लिंक लिस्ट, जहां पर कि आपको 2 लिस्ट मेंटेन करके रखनी होती है, वन इज नोड लिस्ट एंड अदर वन इज एज लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब किसी भी नोड का, नई नोड का इंसर्ट कराना या डिलीट कराना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि आपको केवल और केवल या तो नई नोड आप क्रिएट करेंगे तो उसको क्रिएट करने के बाद नोड लिस्ट में ऐड कर देंगे, और जो भी उसके नेबर्स होंगे उसके लिए आप एक सेपरेट एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। अगर किसी नोड को डिलीट करना है वो भी कंपैरेटिवली काफी इजी होगा, आपको केवल इस नोड को फ्री कराना होगा, अपने पॉइंटर्स एडजस्ट करने होंगे और साथ में जो एज लिस्ट है उसको भी फ्री कराना होगा। तो दिस एक्चुअली रिड्यूसेस योर टाइम एंड एफर्ट, so this is a better approach to represent your graphs in memory. So I hope ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को क्लियर होंगे। यहाँ हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा कि आप ग्राफ को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क। थैंक यू।